आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है वो हैबिटाट है जिसको हम हिंदी में स्थलीय आवास कहते हैं। मतलब ज़मीन का जो हैबिटाट है, ज़मीन जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहलाता है। अब पृथ्वी के ऊपर अर्थ पे जो है, देखिए आप कि मोर देन 70% तो वाटर है और केवल 30% भाग जो है वो ऐसा है जो लैंड है। और उस लैंड के ऊपर ही जो है विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, विभिन्न प्रकार के वातावरणीय कारक हैं, वो कारक जो हैं उसको अलग अलग तरह से प्रभावित करके और अलग अलग तरह के जो लोकल हैबिटाट जो है वो पैदा करते हैं। अब देखिए, जब हमने अभी जलीय हैबिटाट जो है, एक्वेटिक हैबिटाट हमने देखा था, और इस एक्वेटिक हैबिटाट के बाद अब जो हमारा दूसरा जो हमारा जो हैबिटाट है वो है, ये मतलब अगला जो हैबिटाट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है। और एक्वेटिक हैबिटाट जो है या जलीय आवास है, उस जलीय आवास से ये स्थलीय आवास काफ़ी जो है पारिस्थितिक रूप से काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है। अब जो एक्वेटिक जो हैबिटाट है वो केवल वहाँ पानी पानी है, वो वाटर ही वाटर है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो स्थलीय आवास है, उस स्थलीय आवास के अंदर हमें सारा का सारा जो स्थल है वो एक जैसा नहीं दिखाई देगा। कहीं हमें ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे, कहीं हमें डेजर्ट दिखाई देगा, और कहीं आप देखेंगे कि जंगल हैं और जंगल हमको दिखाई देंगे। कहीं आप ये देखिए कि जो हैबिटाट है वहाँ सारे के सारे हैबिटाट इस तरह के होंगे कि झाड़ियाँ हो सकती हैं, छोटे छोटे ग्रासलैंड हो सकता है, जहाँ घास है वो घास हो सकती है। तो स्थलीय आवास जो है उसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है। जलीय आवास जो होता है उसके अंदर इसकी तुलना में वैरायटी जो है वो कम मिलती है। अब जो स्थलीय आवास और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखिए स्थलीय आवास जो है उसके अंदर पानी प्राय एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। जलीय आवास में क्योंकि खूब पानी है, जब आप समंदर की बात करेंगे वहाँ भी खूब पानी, जब आप झील की बात करेंगे तो वहाँ भी खूब सारा पानी है। लेकिन जो स्थलीय आवास है, स्थलीय आवास के अंदर पानी एक लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ जो जीव रहते हैं उनको सदैव ही हमेशा ही एक पानी की सर्च करनी होती है, और पानी के जो निर्जलीकरण है उसकी समस्या से वो ग्रस्त कभी भी रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो बाहर जो तापमान है, सूर्य की गर्मी जो है, सूर्य की गर्मी के कारण उनके शरीर में से लगातार पानी जो है पसीने के रूप में जो है वाष्पीकृत होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो वाटर जो है वहाँ स्थलीय आवास में एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। दूसरा देखिए, जो स्थलीय आवास है उसमें टेम्परेचर की जो रेंज है वो रेंज ज़्यादा बड़ी होती है, चाहे दिन हो और रात हो, उसमें टेम्परेचर रेंज जो है वो बड़ी होती है। जलीय आवास जो है उसके अंदर क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा के अधिक होने के कारण पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और इतना बड़ा बल्क में पानी को गर्म होने में समय लगता है। इसलिए टेम्परेचर वहाँ परास जो है टेम्परेचर की बढ़ने की और कम होने की छोटी होती है, जबकि हमारे यहाँ सीधा सीधा क्योंकि धूप का असर है इसलिए टेम्परेचर की रेंज जो है वो ज़्यादा होती है। स्थलीय आवास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं होती है, खूब सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है क्योंकि एयर प्रेजेंट है, यहाँ ये नहीं होती है। स्थलीय आवास में जो भौगोलिक अवरोध जो हैं उनके कारण, जो अभी बात की अपन ने, पहाड़ हो गए या बीच बीच में नहर हो गई, तालाब हो गए, झील हो गई, या कोई ऐसे गॉर्ज हो गए, जिनके कारण जो है एनिमल्स को मूवमेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली बाधित होता है बजाय जलीय आवास के। जो स्थलीय आवास है उनके अंदर सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट का मतलब मिट्टी है कि पत्थर है, ज़मीन किस तरह की है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है वो जीव को काफ़ी प्रभावित करते हैं, पौधों के वितरण को भी प्रभावित करते हैं। तो अगर सॉइल जो है उसके अंदर, अगर फर्टाइल सॉइल है, उसके अंदर पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं, तो जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। साथ ही जो एनिमल्स हैं, जो कि ऊर्जा क्योंकि प्लांट से आगे एनिमल में ट्रांसफ़र होगी, तो वो भी जो एक बेहतर एक इकोसिस्टम जो है वो बन पड़ता है। अब डिफरेंट जो स्थलीय आवास है, उस स्थलीय आवास के अंदर डिफरेंट, क्योंकि हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो स्थलीय आवास जो है उस स्थलीय आवास के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। दो तरह के फैक्टर हम वैसे इकोलॉजी के अंदर हमेशा हर एक चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, तो एबायोटिक फैक्टर, दूसरे बायोटिक फैक्टर्स। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन एबायोटिक फैक्टर के अंदर देखिए आप सारे के सारे फिजिकल चीज़ें आती हैं, भौतिक चीज़ें आती हैं, सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सारी की सारी हमारे एबायोटिक फैक्टर के अंदर आती है। इनमें आप सॉइल देखिए, जो मृदा है। अब स्थलीय आवास में जो सॉइल है, वो सॉइल के दो मेजर फंक्शंस हैं। एक तो ये सारे के सारे जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं इस पौधे के लिए, जीवन के लिए, जो जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उनको उपलब्ध कराती है, पानी उपलब्ध कराती है। साथ ही जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी सॉइल करती है। टेम्परेचर की रेंज जो है वो स्थलीय आवास के अंदर मैंने बताया कि टेम्परेचर रेंज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। -68 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ हो सकता है। अब जो अर्थ है, उस अर्थ के अंदर क्योंकि सरफेस जो है वो पत्थर है, मिट्टी है, जो एब्जॉर्प्शन है वो हीट का ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। अब इस टेम्परेचर जो है वो एनिमल्स को प्रभावित करता है, प्लांट्स को प्रभावित करेगा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करेगा। ऐसे प्लांट जिनको कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं
उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह होगा, जिनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, लाइट ज़्यादा चाहिए, उनका टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि इस टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें होमोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और जिनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता बल्कि वातावरण के अनुसार चेंजेबल होता रहता है, उनको शीत रक्तधारी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम कह करके बताते हैं। आपके वार्म ब्लडेड सारे के सारे एम्फीबियंस के ऊपर जितने सॉरी रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल्स के ऊपर भी जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड हैं, मतलब बर्ड्स आ गए और मैमल्स आ गए। बाकी जो जितने भी एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं, जिनको कि वातावरण के साथ उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो उनको सेटल इस चीज़ को करना पड़ता है अपने आप को, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। फिर देखिए वाटर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है ही है स्थल के ऊपर। पानी, बारिश अगर नहीं होती है तो जो स्थलीय जीव हैं, पादप हैं, उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है। एक्वेटिक जो हैबिटेट है उसके अंदर वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं, क्योंकि पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। हमारे यहाँ जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें एडेप्टेशन होते हैं स्थलीय आवास में, जो कि वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को बचा के रख सकते हैं ताकि उनके लिए काम आ जाए। लेकिन फिर भी अधिकांश जो जीव हैं उनकी एक लिमिट होती है और उनको वाटर जो है वो एक पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। तो वाटर जो है वो जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, उनके नंबर को प्रभावित करता है, उनकी डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है। फिर देखिए लाइट, सूर्य जो है वो हमारे यहाँ एनर्जी का मुख्य स्रोत है। सूर्य जो है वही आपके प्लांट्स के अंदर एनर्जी फिक्सेशन जो है वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लाइट है उस लाइट के कारण जो प्लांट के अंदर फिक्सेशन होता है, एनर्जी फिक्सेशन होता है, जो कि फिर आगे की तरफ कार्बन फिक्सेशन होता है, जो कि फिर आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगा। अब जो एक्वेटिक जो हैबिटाट है, जो पानी है, उस पानी के अंदर तो लाइट एक सीमाकारी कारक हो सकता है, क्योंकि अंदर डीप में आप जाएंगे तो वहाँ लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होता, लाइट जो है वो ऊपर ऊपर ही रहती है। लेकिन यहाँ हमारा जो स्थल है, स्थल के ऊपर सूर्य का प्रकाश जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर जो है वो नहीं होता, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यहाँ जो सन है वो सनलाइट अवेलेबल होती है। हालांकि जो लोकल जो फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहाड़ है या फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उनके कारण प्रकाश की मात्रा जो है कम ज़्यादा हो सकती है, और उसी के अनुसार एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पाया जाता है। जिनको कम लाइट चाहिए होती है वो छायारागी प्लांट्स कहलाते हैं और छाया में रहते हैं। जिनको टेम्परेचर ज़्यादा, लाइट ज़्यादा चाहिए होती है वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में रहते हैं। तो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को सीधा लाइट प्रभावित करता है, और एनिमल्स के अंदर भी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको भी ये लाइट जो है सीधे प्रभावित करती है। न केवल उनका डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि उनकी जो बिहेवियर है, उनका रिप्रोडक्शन है ना, वो भी जो है सीधा लाइट जो है वो एनिमल्स में प्रभावित करती है। ऑक्सीजन, हमने गैसेस के हालांकि हम बात कर चुके हैं। ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि स्थल के अंदर पर्याप्त होती है, हवा चलती रहती है, गैस पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो एक प्लस फैक्टर होता है बजाय कि एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर। क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट जो है वहाँ तो ऑक्सीजन जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पानी कैसा है, पानी के अंदर एनिमल्स कितने रह रहे हैं, किस तरह रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और पानी क्या पोल्यूटेड है कि नहीं है, या पानी फ्रेश है, या पानी के अंदर कितना मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनमें अंदर गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं, कितना उनका गैसेस का लेवल रहेगा, इन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट या स्थलीय आवास जो है उसमें गैसेस पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ ये गैसेस जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं करती है। जब आप बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, जैविक कारक की बात करेंगे, तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं, वो हमारे सारे पौधे होंगे। पौधे ही ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट की जो है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर वो है अपना फूड खुद बनाते हैं, और उस फूड को ही आगे फिर फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र वो होता है। तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स होंगे। हेट्रोट्रॉप जो होते हैं उसके अंदर वही हर्बीवोर का मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, शाकाहारी, जितने भी आपके शाकाहारी जंतु हैं, है ना, मैमल्स हो गए या उससे उनके भी नीचे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आपके मांसाहारी के अंदर वही आपके हेट्रोट्रॉप जो हो गए, मतलब सेकंड कंज्यूमर जो है वो मांसाहारी है, और उसके ऊपर भी जो है टर्शरी कंज्यूमर जो है, तृतीयक उपभोक्ता है, वो भी मांसाहारी हो सकते हैं, जो कि शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। रूटीन में आपका शेर, चीता, जितने ये सभी मांसाहारी हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। और फिर अपमार्जक या फिर जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो कि आपके जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स की डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी को वापस इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं उनमें कन्वर्ट करके नेचर के अंदर लगातार क्या करते रहते, रोटेट करते रहते, साइकिल जो है उनकी वो मेंटेन रहती है। तो ये जो है ये मेजर कैरेक्टर्स हैं स्थलीय हैबिटाट के या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के।